गाइस हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आप सभी को पता है कि एक टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं 300 क्वेश्चन की इकोनॉमी के, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं और जिससे कि पहले हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी हम 201 क्वेश्चन पे हैं। और इससे भी पहले, जैसे कि आप सबको पता होगा, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की भी एक सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उस सीरीज़ को देखिए। वो हमने पहले क्यों कराई, क्योंकि आपको पता चल सके कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आप डिसाइड कर सको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम करा रहे हैं और आपको कैसे मतलब बुक्स पढ़नी है, कहाँ से आपको पढ़ना है। तो चलिए, आपने अगर पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वाले लेक्चर्स देख के आइए। और अब हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। सेकंड है, इट प्राइमरली फोकसेस ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। थर्ड है, इट इनवाइसेज इनहेंसिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ चीज़ें। क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं? देखो, जो ये चीज़ है कि ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर आई थी, ये बिल्कुल सही है। ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर लॉन्च की गई थी। और किस मिनिस्ट्री ने की है? ये किस मिनिस्ट्री ने की है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने इसको किया है। और अभी जो है ये 5 ईयर्स के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, कब से कब लेके 2021 से लेके 2025 तक, ये 5 ईयर्स के लिए अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, और इसमें क्या है, मतलब अगर आपने सुना होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो ये स्कीम है ये भी इसी के अंडर है, ये भी इसी के अंडर आ रही है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये भी इसी के अंडर है। ठीक है, क्लस्टर अप्रोच है ये। ठीक है, क्लस्टर अप्रोच है। क्या है? क्लस्टर अप्रोच है। इसके बाद जो इस स्कीम को मॉनिटर करेगा तो वो है, अगर हम सेंटर लेवल की बात करें तो सेंटर लेवल पे करेगा इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी। इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी जो है वो इसको मॉनिटर करेगी सेंट्रल लेवल पे। और इसके जो हेड होंगे वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर। जो यूनियन मिनिस्टर होंगे उसके, वो इसके चेयरमैन होंगे। वो इसके कौन होंगे? चेयरमैन होंगे। और एक और चीज़ है कि ये तो होगी सेंट्रल लेवल पे। अगर इसको स्टेट लेवल पे हमें करना है, अगर हमें इसको स्टेट लेवल पे करना है तो इस पर एक स्टेट लेवल की कमेटी बनेगी। स्टेट लेवल की कमेटी बनेगी और उसके जो चेयरमैन होंगे, वो होंगे चीफ सेक्रेटरी। उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे चीफ सेक्रेटरी। देखो कि ये सारी चीज़ें होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लाई है 5 ईयर्स के लिए, अभी आई है। और हाँ, इसमें मतलब मेनली जैसे कि जो था ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें जो वन प्रोडक्ट है ये नहीं है कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स ही केवल प्रोडक्ट्स में आएंगे, इसमें पेरिशेबल आइटम्स भी आ सकते हैं। ये भी आ सकता है कि पेरिशेबल आइटम्स नहीं है या पेरिशेबल आइटम्स है तो इसमें पेरिशेबल आइटम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। और ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही आई थी। और सेकंड है, इट प्राइमरली फोकस्ड ऑन अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये भी बिल्कुल सही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये मेनली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी ज़्यादा फोकस करेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ये। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को फाइनेंस प्रोवाइड करना, या फिर जो भी हमारे टारगेटेड इंटरप्राइजेज हैं उनका रेवेन्यू इंक्रीज करना, और फूड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को इन्हेंस करना, या फिर उनको कंप्लाइंट बनाना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ठीक है, और मेनली फोकस है इनका वुमेन इंटरप्रेन्योर पे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, और ताकि जो हमारा बहुत सारा फूड, जैसे कि इसमें क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को खोला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे फूड वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट टू वेल्थ टाइप एक्टिविटीज़ में ये इसका मेन फोकस है। वेस्ट टू वेल्थ, क्योंकि बहुत सारा जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स हैं वो खराब हो जाते हैं। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को कर लेते हैं तो उनका स्टोरेज वगैरह काफ़ी अच्छी हो सकती है, एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो वेस्ट जो है वो वेल्थ में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स है सारी ही करेक्ट है, इसमें जो स्टेटमेंट है सारी ही करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है डी। इसका आंसर आ जाता है डी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोयल हेल्थ कार्ड। आपको पता ही होगा सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े ही अच्छे से, मतलब एक एक पॉइंट आपको बताया हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जैसे कि ये 2015 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आई थी। और इसमें आपको पता है सोयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं सभी फार्मर्स को एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स। ये भी पिछली में ही बताया गया था, तो स्टेटमेंट से हो जाती है। सेकंड, सोयल सैंपल आर टेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओनली। देखो, मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसमें केवल और केवल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं, और एक होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स।
सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है सल्फर, ठीक है। एक होते हैं इसमें फिजिकल पैरामीटर्स भी चेक किए जाते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स भी इसमें चेक किए जाते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स में क्या आते हैं? फिजिकल पैरामीटर्स में आता है पीएच, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर में आता है पीएच, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक होता है ऑर्गेनिक कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, सॉरी, ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड पीएच, ये सारे होते हैं फिजिकल पैरामीटर। एक होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसमें सल्फर आता है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और जो माइक्रो है उसमें आता है जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरोन, ठीक है, ये सब आते हैं। तो अभी मतलब ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लेकिन ये फिर से क्यों आया? ये फिर से इसलिए आया क्योंकि एक काउंसिल है एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ठीक है। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टू प्रोडक्टिविटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और किसके अंडर है ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है, लेकिन नहीं, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर है, ठीक है। 1958 में ये बनी थी। अभी इसने बोला है कि ये जो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हो रही है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो है वो कम हो गया है और फार्मर की इनकम इंक्रीज हो गई है। अभी इसने ये चीज़ बताई है, ये जो चीज़ बताई है ना, ये जो चीज़ सोयल हेल्थ कार्ड को लेड टू सेविंग्स और फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये चीज़ है, ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने बताई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें देख लो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग जाती है, सबको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाता है सी, सेकंड का आंसर हो जाता है सी कि सभी फार्मर को सोयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे 2 ईयर्स के गैप पे। सेकंड इसमें मैक्रो, माइक्रो और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और फिजिकल पैरामीटर्स और यूज होते हैं, और जो है इसने ये बताया है, अभी ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए ये सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में तो हम पहले भी बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। With reference, with which of the following trends were seen in the Indian economy after the 1991 economic reform? 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आपको क्या क्या देखने को मिला? देखो देख लेते हैं। देखो, द ग्रोथ रेट स्टीडली इंक्रीज, मैंने पहले भी बताया था ग्रोथ नंबर स्टीडली इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ग्रोथ रेट का स्टीडली इंक्रीज होना बहुत ही मतलब 95% रॉन्ग ही होती है वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको पहले काट दो, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो सेकंड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कंटिन्यूसली शो पॉजिटिव ग्रोथ रेट, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं 3, शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि 1991 में हुए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, 1991 में हुए थे एलपीजी में। अगर एलपीजी रिफॉर्म हुए थे तो पब्लिक सेक्टर जितना ग्रो कर रहा था, इसके बाद जो था वो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज किया, प्राइवेट सेक्टर जो था उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई थी। तो इसमें करा कि शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं, प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ किया था, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा इंक्रीज़ किया था इसमें। तो क्या हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आ गया। ये जो क्वेश्चन है टोटली मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विद रेफरेंस टू आउटकम ऑब्जर्व इन डिकेड फॉलोइंग द एलपीजी रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1991, 1991 के स्टार्टिंग में जो भी ये हुए रिफॉर्म्स हुए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट लेड टू रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई एंड फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है, हम देख लेते हैं। सेकंड है इट लेड टू इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। थर्ड इट लेड टू लोअर ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इट लेड टू रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई एंड फॉरेक्स रिजर्व। देखो, रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स, क्या ऐसा हुआ था? देखो, जो हमारे अगर हम किसकी बात करें, सबसे पहले अगर हम जीडीपी, सेकंड है जीडीपी, फर्स्ट है एफडीआई और ये है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई वगैरह की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एफडीआई जो है इंडिया में, अगर हम 1990 की, एक तो 1990 की बात करते हैं और एक करते हैं हम उससे बाद की, ठीक है, उससे बाद की मतलब 2003-4 की बात कर लेते हैं, तब एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके थे। तो पहले थी जो ये थी वो 100 मिलियन थी, यहाँ पे थी एफडीआई 100 मिलियन, और जो यहाँ पे हो गई थी 2003-4 में वो हो गई थी 150 मिलियन। यहाँ पे कितनी हो गई थी? 150 मिलियन डॉलर। ये डॉलर में चल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो गया डॉलर में। एक हो जाता फॉरेक्स, हमारे फॉरेक्स रिजर्व कितने बढ़ गए थे। तो अगर हम 1990 की बात करें तो यहाँ पे थे 6 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर, ठीक है। और अगर हम 2003-4 की बात करें तो यहाँ पे बढ़ गए थे 125 बिलियन डॉलर, यहाँ पे थे 125 बिलियन डॉलर। तो इसको देख के आपको पता चल रहा होगा, देखो कितना इंक्रीज तो हो गया है हमारे एफडीआई में और कितना हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व, तो कितना सारा इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज हुआ एकदम से, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है इट लेड टू इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो देखो एफडीआई आ रहा है, फॉरेक्स आ रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ भी तो हो ही रही है ना, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ हुई इंडिया की, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इट लेड टू लोअर ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यस, देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो ये था ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें जो था स्लो डाउन आ गया था, इसमें जो था स्लो डाउन आ गया था, और डायरेक्ट हमारी जो सर्विसेज सेक्टर था ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा था।
सर्विसेज सेक्टर में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया था, मतलब डिक्रीज हो गई थी डिमांड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ बाहर के चीपर इंपोर्ट्स होने लगे, इन्वेस्टमेंट इनएडिक्वेट थी इस टाइप में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। देखो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। With reference to Earth observation satellite recently launched by ISRO, consider the following statement. देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में हमें बताना है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV से लॉन्च हुआ है। सेकंड, इट ऑपरेट्स इन सिंक्रोनस ऑर्बिट। थर्ड है, इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सबसे पहले ये है साइंस टेक का क्वेश्चन। साइंस टेक के क्वेश्चन को हम साइंस टेक वाले सेक्शन में बड़े ही अच्छे से हर एक कंसेप्ट के साथ करेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं फिर भी कि क्या है। देखो सबसे पहले तो ये GSLV ने लॉन्च नहीं किया था, ये किया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C49, इसने ये लॉन्च किया। PSLV C49 जो लॉन्च व्हीकल था, इसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है रॉन्ग, सॉरी। ठीक है, और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, उड़ीसा से नहीं हुआ। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है, SHAR, यहाँ से ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है, ये यहाँ से लॉन्च नहीं हुआ है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। अगर हमें ये दो चीज़ भी पता है कहाँ से लॉन्च हुआ और किस व्हीकल से लॉन्च हुआ है, तो हम इसको भी कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं होना चाहिए सिंक्रोनस क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, तो ये चीज़ सही है। और इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि जो अर्थ और जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। कौन सा है? रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, और ये जो पहले भेजे गए थे ना ISAT, जो ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट जो 2B था और 2BR1 जो था, ये जो सैटेलाइट पहले भेजे गए थे, ये उन्हीं का वेरिएंट है, ये उन्हीं का एक मतलब वेरिएंट है, इन्हीं को ये फॉलो करेगा, ऐसा है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स में ऐसा क्या होता है? सबसे पहले जो इसका जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है कि इसमें सिंथेटिक अपर्चर का यूज़ होता है। सिंथेटिक अपर्चर का यूज़ होता है। ये किस में हेल्प करता है? हाई रिजोल्यूशन में। इससे क्या होता है कि अगर बादल भी है ना, मतलब किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड बाय वेदर है, अनअफेक्टेड बाय वेदर, क्लाउड, फॉग और लैक ऑफ सनलाइट, मतलब रात में भी देख लेगा, क्लाउड्स हैं तब भी देख लेगा, बारिश हो रही है तब भी देख लेगा, कुछ भी होगा तब भी देख लेगा। हाई क्वालिटी इमेजेस इसमें आती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को कैप्चर करने के लिए होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें भी, दो चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनका वेरिएंट है और कैसी है, क्या सनलाइट में होगा नहीं होगा, तो और सब चीज़ें हम साइंस टेक वाले सेक्शन में देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है बी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सपोर्ट सब्सिडी फॉर शुगर इज डिजायरेबल इन ए ईयर विद। एक्सपोर्ट सब्सिडी कब रिक्वायर्ड है? ठीक है, एक्सपोर्ट सब्सिडी, देखो एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का मतलब है कि एक्सपोर्ट पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इंडिया को नीड नहीं है उस चीज़ की, इंडिया को नीड नहीं है, अगर हम यहाँ रखेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो हम सब्सिडी दे रहे हैं कि भाई तुम इसको भेजो बाहर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। लो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर प्रेजेंट सीजन। देखो अगर हमें लग रहा है कि इस साल कम प्रोडक्शन होगा तो हम बाहर क्यों भेजेंगे? हम अपने कंट्री में ही रखेंगे ना उस चीज़ को, तो हम बाहर तो नहीं भेजेंगे उस चीज़ को। सेकंड है हाई कैरी फॉरवर्ड स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस। यस, अगर हमारे पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन हो रखा है, ठीक है, और इस साल भी मतलब ठीक ठाक है हमारे अप्रीहेंशंस, तो हाँ ये चीज़ हो सकती है कि हम पिछले साल से अगर बहुत ज़्यादा बचा हुआ तो उसको एक्सपोर्ट कर दे। थर्ड है हाई डोमेस्टिक कंजप्शन। अगर डोमेस्टिक कंजप्शन ज़्यादा होगा तो हम एक्सपोर्ट्स क्यों करेंगे? इंडिया में ही रखेंगे ना उसको, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देंगे, उस पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, इसके लिए हम करेंगे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। फोर्थ है हाई डाइवर्जन टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। अगर हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करनी है इथेनॉल तो हम उसको एक्सपोर्ट्स क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये फोर्थ भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 7 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव। देखो अब कभी भी ना आपको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी देखनी है ना, तो डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की वैसी ही होगी जैसी हमारे घर में होती है। मान ले अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानो कि आप ही हो, ठीक है, आप घर के डेप्ट होता है मतलब घाटा, आपको अपने घर का घाटा मतलब मैनेज करना है,
ठीक है, घर का घाटा आप कैसे मैनेज करोगे। अब हम स्टेटमेंट से ही देखते हैं इस क्वेश्चन को। टू मोबिलाइज बोरोइंग एट लो कॉस्ट, अगर मेरे को बोरो भी करना है, मेरे को घाटा हो गया, मैं खर्चा ज़्यादा कर रही हूँ और कमा कम रही हूँ, तो जो मैं एक्स्ट्रा पैसे किसी से लूँगी बोरोइंग पे, वो लो कॉस्ट पे लूँगी, लो इंटरेस्ट रेट पे लूँगी, बिल्कुल सही बात है। वाइल कीपिंग द रिस्क एट प्रूडेंट लेवल, ये बिल्कुल सही बात है, वो लो कॉस्ट पे लूँगी मैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, टू मेंटेन ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेब्ट स्ट्रक्चर सो एज टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, मैं इतना ही डेब्ट लूँगी, इतना ही स्टेबल डेब्ट लूँगी जिसको मैं चुका पाऊँ, ताकि मेरी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये तो है नहीं मैं बहुत ज़्यादा ले लूँगी और बिल्कुल ही बिखर जाऊँगी। ठीक है, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ वेल फंक्शनिंग डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट, और सही बात है, अगर वेल फंक्शनिंग डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट होगी तो बाहर वाले लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को प्रॉफिट, कंपनीज को प्रॉफिट होगा, इंप्लॉयमेंट प्रोड्यूस होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, डेप्ट मैनेजमेंट जल्दी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी। जब भी ऐसी चीज़ हो तो अपने घर को ही मान लो कि हम अपने घर में घाटा कैसे मैनेज करेंगे, तो वैसे ही गवर्नमेंट हमारी करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक है, इट इज सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट, एक कंपनीज एक्ट के अंदर सेटअप हुआ था टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टर एंड protect their interest. Second, it consists of only unclaimed amount from shares and bonds and no grant from the government is provided. देखो एक चीज़ देखो, क्या कोई भी अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, मान ली कोई फंड बनाती है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्या उसके लिए गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देगी, कोई ग्रांट नहीं देगी। तो देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या ये कंपनीज एक्ट के अंडर है, बिल्कुल सही बात है, ये कंपनीज एक्ट के अंडर ही बना था और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। सेकंड, इन कंसिस्ट ओनली अनक्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम शेयर्स एंड, नहीं देखो इसको गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है। ठीक है, गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है इसको, ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको नहीं देता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है, कंपनीज भी, बहुत सारी चीज़ इसको ग्रांट देते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाता है। और एक चीज़ याद रखना इसमें ही कि इसका जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ, इसका जो चेयरमैन होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का जो चेयरमैन होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होगा वो इसका चेयरमैन होगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का। ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है ये। ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट। देखो बीओपी में कौन सा कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, बीओपी में कौन सा कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा, तो हम तो है ना, मैं आपको वही बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं बीओपी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपके पूरे नोट्स से बनवा देती हूँ। देखो सबसे पहले जो होता है ना बीओपी, ठीक है, बीओपी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक विजिबल एक इनविजिबल, एक विजिबल एक इनविजिबल। विजिबल में आता है गुड्स का ट्रेड, ठीक है, विजिबल में आता है गुड्स का ट्रेड, ठीक है, और इनविजिबल में क्या आता है, SIT, ठीक है। एस मतलब होता है सर्विसेज, एस मतलब होता है सर्विसेज, इसमें होता है इनकम, आई से होता है इनकम। इनकम में क्या क्या आता है, इनकम में आता है हमारा प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। और टी से आता है हमारा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र आपको पहले भी बताया, 50 बार बता चुकी हूँ। इसमें आते हैं हमारे जैसे कि रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, एड्स, रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, एड्स, ये सारे आते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स में। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या क्या आता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, FDI और FPI दोनों ही, ठीक है, इसी में आते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है लोन्स, वेदर दे आर सॉवरिन और कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, कुछ भी हो सकती हैं। थर्ड आता है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में आते हैं जो कि NRI के डिपॉजिट्स होते हैं, NRI अकाउंट डिपॉजिट्स, NRI अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक है। याद रखना करंट अकाउंट में हमारे मतलब टोटल ओवरऑल डेफिसिट रहता है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हमारा सरप्लस रहता है। कैपिटल अकाउंट में हमारा सरप्लस रहता है। इसमें भी अगर हम देखा जाए तो गुड्स में जो होगा हमारा डेफिसिट है, ठीक है। सर्विसेज में आपको पता ही है सरप्लस है। और इनकम अगर हमें ये है तो इसमें भी हमारा प्रॉफिट ही है, ठीक है, इसमें भी हमारा प्रॉफिट ही है, ठीक है।
ये जो है इसमें हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें तो हमारा टोटल पॉजिटिव है। तो ये चीज़ याद रखना है कि बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, विजिबल, विजिबल में क्या आता है, गुड्स, इनविजिबल, इनविजिबल में क्या आता है, SIT, एस से होता है सर्विसेज, आई से होता है इनकम, टी से होता है ट्रांसफर पेमेंट। कैपिटल में क्या क्या तीन चीज़ आती है, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, FDI, FPI। लोन्स में क्या आता है, सोवरिन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और बैंकिंग में क्या आता है, NRI के डिपॉजिट्स। अब इसको याद, अब ये चीज़ याद हो गई। अब देखो कि क्या क्या आता है। In the context of balance of payment, which of the following items comes under capital account? Capital account में कौन था, external assistance by India, short term trade credits, non NRI deposits। NRI deposit किस में था, कैपिटल अकाउंट में था, लास्ट में था, कैपिटल में था, तो ये तो कैपिटल में, तो इसका मतलब थर्ड तो होना ही चाहिए, थर्ड होना चाहिए। देखो थर्ड हमें होना चाहिए ना, तो इसको काट दो, ठीक है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट काटी, FDI होना चाहिए कि नहीं, फोर्थ भी होना चाहिए, तो फोर्थ इसमें नहीं है तो ये भी काट दो, दो में फोर्थ है। क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ तो एक में ही है, तो ये भी कट गया, ठीक है। आगे सीधा, तो ये जो सारे हैं ये सारे ही कैपिटल अकाउंट में आते हैं, सारे ये कैपिटल अकाउंट में आते हैं। वो जो टेबल है उसको याद कर लेना, रट लेना, ये वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट हैज, देखो ये हो गया इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, उसी में इसको मैं अच्छे से करवा सकती हूँ। अब देख लेते हैं फिर भी। इट हैज ए C4 प्लांट मैकेनिज्म, हमें प्लांट का नाम बताना है, ठीक है। द यील्ड ऑफ दिस प्लांट इज हायर पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट इन ए शॉर्टर पीरियड कंपेयर टू अदर फूड ग्रेन्स विद क्वालिटी प्रोटीन। थर्ड है, इट इज़ अ डे न्यूट्रल क्रॉप, कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन विद मल्टीपल यूजेस। अब बताना है कि कौन सी क्रॉप है ये कौन सी क्रॉप है। देखो जो C4 प्लांट्स वो होते हैं, C4 प्लांट्स वो होते हैं जो कि ड्राउट क्लाइमेट रेजिलियंट होते हैं, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट होते हैं, ठीक है। डे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, डे न्यूट्रल होते हैं, मतलब ड्राउट वगैरह में भी हो जाते हैं, ठीक है। ड्राउट वगैरह का इन पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्राउट वगैरह का इन पे इतना फर्क नहीं पड़ता। और जो इनकी इल्ड पर हेक्टेयर होती है, इल्ड पर जो हेक्टेयर होती है वो भी ज़्यादा होती है, इल्ड पर हेक्टेयर क्या होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये होते हैं, और इसमें हाई टेम्परेचर में भी हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर भी होता है कि इनमें। एक CO2 कम भी होती है, मतलब CO2 अगर लिमिटेड है तब भी इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं, क्या होते हैं, ये C4 प्लांट्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। तो इनमें बताना है कि हमें कौन सा प्लांट है, C4 में हमारा कौन सा प्लांट है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊँ ना कि C3 C4 की अगर मैं बात कराऊँ, तो C3 में मैक्सिमम 85% जो प्लांट्स होते हैं ना वो C3 होते हैं, C3 होते हैं 85% प्लांट, जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट नहीं होते, एसिसिव नहीं होते, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा इसमें है, इसका आंसर है ये मेज, इसका आंसर है मेज, इसका आंसर है मेज। जो मेज है वो क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है, ठीक है। डे न्यूट्रल क्रॉप है, ये किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और आप और तो सब चीज़ आपको बताई थी कि 85% जो प्लांट है वो हैं यही है, ठीक है। और कुछ नहीं, और तो इसमें अभी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। आपको तो पता है 85% प्लांट, जिसमें सोयाबीन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, जितने भी ट्रीज़ हैं सारे ये ऐसे ही हैं, ठीक है। अब आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और जो ये प्रोसेस है वो हम बताएंगे इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। अटल ज्योति योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, अटल ज्योति योजना के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी कि अटल ज्योति योजना क्या है, ये किसके अंडर है, ठीक है। सबसे पहले अटल ज्योति योजना क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट इन इलेक्ट्रिसिटी डेफिशिएंट एरिया, क्या ये है, क्या ऐसा है। सेकंड है अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। थर्ड है प्रोवाइडिंग एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट्स एंड फैंस टू पीपल एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। फोर्थ है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू लोकल बॉडीज फॉर सेटिंग अप वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन प्लांट। तो अटल ज्योति योजना क्या है, सॉरी तो याद रखना, अटल ज्योति योजना है ये इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन इलेक्ट्रिफाइड डेफिशिएंट एरिया। स्ट्रीट लाइट्स को लगाना, सोलर स्ट्रीट लाइट्स को लगाना इलेक्ट्रिसिटी डेफिशिएंट एरिया में, उसको बोलते हैं अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना किसने लॉन्च की, अटल ज्योति योजना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। किन स्टेट में, ओनली 5 स्टेट में ये अभी लॉन्च हुई है। कहाँ कहाँ पे, यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड असम, ठीक है। ये इन 5 स्टेट्स में लॉन्च हुई थी, ठीक है। 5 स्टेट में पायलट बेसिस पे ये चीज़ लॉन्च हुई है, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन इलेक्ट्रिक सिटी डेफिशिएंट एरियाज में, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 अभी तो 2 साल के लिए लॉन्च हुई है, ठीक है। फेज 1 फेज 2 में और भी बहुत सारे स्टेट है, जिसके हिली स्टेट मान लो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ स्टेट्स, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम और इसमें क्या है, इसमें स्ट्रीट लाइट्स का जो कॉस्ट है वो कौन देगा। स्ट्रीट लाइट्स का जो कॉस्ट है, देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना वो 75% कॉस्ट जो इसका बर्डन का वो बियर करेगी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो 25% कॉस्ट है वो MP लेड से आएगा। MP लेड जो उस एरिया का होगा जिसको लगवाना होगा वो 25% MP लेड से आएगा, ये MP लेड से, और पंचायती राज से, या फिर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनसे आएगा,
ठीक है, इन सब से में आएगा 25%, और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देगी वो होगी 75%। इसको बोलते हैं अटल ज्योति योजना, अटल ज्योति। सेकंड है जो अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? देखो एक स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना, इसको बोलते हैं अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ये स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम है। थर्ड है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक एफिशिएंट एलईडी ट्यूब्स एंड फैंस टू पीपल एट सब्सिडाइज रेट्स, तो इसको क्या, इसको बोलते हैं उजाला, बहुत बार आ गया ना उजाला, उजाला प्रोग्राम, ये आती है उजाला प्रोग्राम के अंडर। इसमें है ना जो ये एलईडी जो ट्यूब है वो 20 वाट की दी जाएगी, और ये जो फ़ैन है ये 5 स्टार वाला दिया जाएगा, 5 स्टार फैन, एनर्जी एफिशिएंट फैन, ठीक है। और फोर्थ है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू लोकल बॉडीज़ फॉर सेटिंग अप वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन प्लांट्स, तो याद रखना ये भी वही है, ये जो इस स्कीम का नाम है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ ये एनर्जी, और इनको कौन करता है, ये है कौन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कौन सी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। देखो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में एक दो चीज़ें देख लेते हैं। देखो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो कि है ना, ये जो है ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी है, एनर्जी सर्विस कंपनी, ESCO बोलते हैं एनर्जी सर्विस कंपनी को, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। और याद रखना ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। और किसके अंडर आती है, क्या मिनिस्ट्री, अभी हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये लॉन्च किया, नहीं, जो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, ये याद रखना। EESL किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। और जो ये स्कीम लॉन्च की है अटल ज्योति योजना, ये की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको जो इंप्लीमेंट कर रहा है वो कर रहा है EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसके अंडर और भी बहुत सारी प्रोग्राम्स है, जैसे कि अभी हमने जितने प्रोग्राम्स पढ़े, जैसे कि उजाला हो गया, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम हो गया, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रोग्राम हो गया, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रोग्राम हो गया, बस ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर ही आती हैं। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बन गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आ जाती हैं पेपर में, तो इसलिए अभी मैंने बता दी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी इसलिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू वेरियस इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ, सही है, ठीक है, करेक्ट लगाने इसमें ये बताने कौन सा करेक्टली मैच है। सबसे पहले किसान रथ, सेकंड है मेघदूत, थर्ड है कृषि मेघ, थर्ड है कृषि मेघ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किसान रथ, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पेरिशेबल ड्यूरिंग कोविड आइटम, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही मैच किया गया है कि इसमें ऑनलाइन पोर्टल बना दिया था जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया था कि कैसे कैसे जो है वो इसको करेंगे, ठीक है। तो किसान रथ के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड है मेघदूत, देखो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मिलकर एक मेघदूत ऐप बनाया था, मेघदूत ऐप बनाया है, ठीक है, मेघदूत ऐप बनाया है। और ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोवाइड्स क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी टू फार्मर, याद रखना मेघ मतलब क्लाउड बेस्ड, क्लाउड बेस्ड क्या हो, सैटेलाइट सिस्टम होता है जो कि वो बताता है कि कैसा वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी टू फार्मर की कैसा होने वाला है, टेम्परेचर कैसा होने वाला है, रेनफॉल कितनी होने वाली, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन सबके बारे में बताने वाला है, और कौन से उनको अपनी फसल उगानी चाहिए, इस चीज़ों के बारे में बताएगा, लाइफ स्टॉक के बारे में बताएगा। थर्ड है कृषि मेघ, कृषि मेघ डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि मेघ क्या यही है, तो याद रखना कृषि मेघ यही है, कृषि मेघ यही है, ठीक है। और ये किसके अंडर है, किस स्कीम के अंडर है, नेशनल, याद रखना नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये इसके अंडर आता है, नेशनल एजुकेशन हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट उसके अंडर आता है। और कौन इसको फंड करता है, फंड कौन करता है इसको, फंड कौन करता है इसको, फंड करता है गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक दोनों मिलके, गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर इसको फंड करते हैं। याद रखना कि ये भी लिखा सकता है इसको केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है और केवल वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, या फिर वर्ल्ड बैंक की जगह IMF लिख दें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें नहीं है, ठीक है। इसमें किसको जो फंड करता है वो होता है वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है, इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, वही मैच दिखाएंगे। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, देखो इंडेक्स बहुत सारे करवा चुके हैं, अभी भी जो करवा रहे हैं उनको रट लो, लास्ट में जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज में जो इंडेक्स होंगे ना उनका हम एक इंडेक्स बना देंगे, और उसके अलावा मतलब जो होंगे जो टेस्ट सीरीज में होंगे उनका तो बनाएंगे, उसके अलावा जो होंगे उनका भी हम एक इंडेक्स प्रिपेयर कर देंगे, जितने भी इंडेक्स होंगे उनका, ठीक है। अब जाता है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिट, क्या ये IMF निकालता है, IMF देखो ग्लोबल टैलेंट को IMF नहीं निकालता, इसको निकालता है INSEAD बिजनेस स्कूल,
इन सीड बिजनेस स्कूल जो है वो इसको निकालता है, ठीक है। 2014 में ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था। कौन सा? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि ये तो निकालता ही नहीं है। सेकंड है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कौन निकालता है? देखो ये है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है इसको, ठीक है, एनुअल बेसिस पे, इस पे एनुअल बेसिस पे यही निकालता है इसको, ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग को वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता, याद रखना है, इसको निकालता है IMD। IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये निकालता है IMD, ठीक है। तो थर्ड गलत, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, तो आ गया। अगर आपको फर्स्ट भी पता है ना कि फर्स्ट गलत है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सही कर जाओगे, ठीक है। थर्ड की तो जरूरत ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्यों आया है? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक स्कीम निकाली है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है। क्या, कौन सी स्कीम है? उसको क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो ये इसीलिए ये चीज़ आई है, ये इसमें न्यूज़ में आई है ये चीज़, ठीक है। तो पायलट बेसिस पे किन किन स्टेट में लॉन्च होगी है? अभी बताइए कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है, तो पायलट स्कीम है तो कौन कौन से स्टेट में ये लॉन्च हुई है? तो याद रखना, आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में ये अभी पायलट बेसिस पे लॉन्च हुई है, ठीक है। अभी और देख लेते हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फोर्टिफाइड राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सम स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, क्योंकि स्कीम ही आई है तो पायलट बेसिस पे कुछ स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, ठीक है। सेकंड है मिल्क एंड एडिबल ऑयल रिक्वायर मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। क्या सी बात सही है? देखो ये चीज़ FSSAI जो है ना, एक संस्था है, ये FSSAI आपको पता होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बात की है कि एडिबल ऑयल और मिल्क को मैंडेटरी उसमें फोर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये प्लान्स हैं जो इसने बताए हैं, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। अभी ये मैंडेटरी नहीं हुआ है। यस, इसके बारे में बात चल रही है, लेकिन अभी ये मैंडेटरी नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बारे में केवल बात चल रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही। थर्ड देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश लीड्स इन फूड फोर्टिफिकेशन इंडेक्स। तो आप सोच रहे होगे कि फूड फोर्टिफिकेशन इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है, कौन निकालता? तो याद रखना, अभी जो संस्था बताई ना, FSSAI, ये निकालता है स्टेट फूड फोर्टिफिकेशन इंडेक्स, और उसमें जो है वो आंध्रा फर्स्ट आया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आंध्रा जो है वो फर्स्ट आया स्टेट फूड फोर्टिफिकेशन इंडेक्स में। तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाता है सेकंड, क्या हो गया इसका आंसर? थर्ड सही है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। 14 का आंसर हो गया बी। अब हम आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। विद रेफरेंस टू इक्विलाइजेशन लेवाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इक्विलाइजेशन लेवाई के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। इक्विलाइजेशन लेवाई क्या है? आपको पता होगा इक्विलाइजेशन लेवाई क्या है, कि आजकल जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कि जो भी ये हैं ऑनलाइन जो भी हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, और गाफा जिसको बोलते हैं GAFA, गूगल हो गया, गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल, ये जितनी भी कंपनियां हैं, इनको इक्विलाइजेशन लेवाई एक टैक्स है जिसके बारे में बात की गई है कि उनको देना पड़ेगा, मतलब मिनिमम टैक्स कुछ भी देना पड़ेगा, जो ये कंपनी एक दूसरी कंट्रीज़ में जाने से, इधर उधर करने से छुपा लेती है उसको, ठीक है, उनको देना पड़ेगा ये, ठीक है। तो वो चीज़ है, देख लेते हैं। इट कवर्स ऑनलाइन सेल्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये ऑनलाइन, देखो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सारे, तो इन सारी सेल्स को ये कवर करेगा, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अप्लाई टू ओनली नॉन रेजिडेंट कंपनी। क्या ये केवल और केवल नॉन रेजिडेंट कंपनीज पे होगा? बिल्कुल नहीं है भाई, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ ओके 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 इट इज़ अप्लाइड ओनली टू नॉन रेजिडेंट कंपनी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ अप्लाइड टू केवल जो नॉन रेजिडेंट कंपनी, जैसे कि देखो गूगल इंडिया की नहीं है, एप्पल नहीं है, फेसबुक नहीं है, ये इन्हीं कंपनियों के लिए आया है, ये टैक्स जो है इन्हीं के लिए आया। तो जो ये टैक्स है इक्विलाइजेशन लेवाई, जो यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के लिए, ठीक है। थर्ड है इंडिया इज ओनली G20 नेशन टू हैव इम्प्लीमेंटेड सच ए टैक्स। क्या ये इंडिया नहीं भाई, दूसरे देशों में तो पहले ही हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया और इटली हो गया, उन्होंने तो पहले ही ये टैक्स लगा लिया। इसको डिजिटल सर्विस टैक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स के नाम से ये टैक्स आ चुका है, ठीक है। डिजिटल सर्विस टैक्स के नाम से बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि फ्रांस, इटली, टर्की, ऑस्ट्रिया, UK, मलेशिया, स्पेन, ये इन सब कंट्रीज़ में ये टैक्स आ गया। तो इंडिया क्या ओनली कंट्री है? नहीं। तो अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि G20 में कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसने बोला कि सारी G20 कंट्रीज़ में ऐसा होता है, तो G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो हम गिन लेते हैं भाई। देखो हमने पहले भी बताया था, देखे UK, US, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है, इटली,
टर्की, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, उसके बाद है जापान, कोरिया, ठीक है, उसके बाद है जापान, कोरिया, और क्या रह गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है इंडोनेशिया, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है अर्जेंटीना, ठीक है। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, G20 19, ठीक है। एक हो गया यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन होगा, यूरोपियन यूनियन हो गया G20 कंट्रीज़, ठीक है। यही सारे कंट्रीज़ हैं, याद रखना इसमें न्यूजीलैंड नहीं है। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे एक आधा याद आ जाता है कि न्यूजीलैंड इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, पहले 2 स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। पहले 2 स्टेटमेंट सही होगी। जितने भी कंट्रीज़ है ना G20 वगैरह में, उनको रट लेना, G7 G8 G11 D10 G20, बहुत सारे कंट्रीज़ न्यूज़ में चल रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया एंटर्ड इनटू कंप्लीट ओपन स्काई एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किस रीजनल ग्रुप के साथ इंडिया कंप्लीट ओपन स्काई एग्रीमेंट में। एक चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल, मतलब ये दिमाग में बिठा लेना, इंडिया किसी भी रीजनल एंटिटी के साथ अभी तक ओपन स्काई एग्रीमेंट में नहीं आया, किसी भी एंटिटी के साथ नहीं आया है, ठीक है। हमें अभी इंडिया बायलेटरल तो किया है इंडिया ने, जैसे कि इंडिया ने किया है USA के साथ, ग्रीस, जमैका, गुयाना, फिनलैंड, स्पेन, श्रीलंका, इनके साथ तो आया है, मतलब बायलेटरल अभी हुआ है इन सब कंट्री के साथ, लेकिन किसी रीजनल ब्लॉक के साथ किसी के साथ भी नहीं आया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना बिल्कुल उससे ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में हमें बताना है कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय रीनेमिंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मैंडेट। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो है दिल्ली मुंबई कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदल के इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन आर शेयर होल्डर। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शेयर होल्डर है, जापान बैंक भी शेयर होल्डर है, और उसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो भी इसकी शेयर होल्डर है, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये 49% है, जापान की बात करूँ 26% है, इसकी बात करूँ ये अप्रोक्स 19.9% है। और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो है वो 4% है। LIC भी है इसकी शेयर होल्डर, तो वो है स्टेक होल्डर 1% है। तो ये चीज़ याद रखना, ये सारे इसके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो सेकंड इसकी स्टेटमेंट सही हो जाती है। थर्ड, इट्स मैंडेट टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट ऑल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन द कंट्री, ये भी बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने के लिए भी इसको अप्रूवल मिला, तो इसका स्टेटमेंट हो जाता है ए। तो इसका स्टेटमेंट हो जाता है, क्या इस समझ में आ गया, क्या किस चीज़ के बारे में था, किस चीज़ के बारे में था क्वेश्चन, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। With reference to fixed term employment, consider the following statement. In this system, payment is not fixed and can be altered during the term of contract. Fixed term employment के बारे में हमें चीज़ें बतानी है, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका एक टर्म तक, मतलब मान लें 1 ईयर तक आपकी टर्म फिक्स कर दी जाती है कि आपको अभी 1 ही साल के लिए लगाया जा रहा है। अगर आपको कोई नोटिस नहीं आता तो 1 साल के बाद आपकी जॉब चली जाएगी, और जितनी आपकी फीस है, मतलब 1 साल तक पहले डिसाइड हो जाता है कि आपको कितनी सैलरी वैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ होती है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। इन दिस सिस्टम पेमेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी अल्टर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ, देखो पेमेंट नहीं अल्टर होती है, पेमेंट नहीं अल्टर होती है इस चीज़ में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाता है रॉन्ग। सेकंड है, इन दिस सिस्टम द एम्प्लॉय इज नॉट ऑन पेरोल ऑफ द कंपनी, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है वो पेरोल पे नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो 18 का आंसर हो जाता है बी, वो पेरोल पे नहीं होता है। सेकंड आ जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में स्टेटमेंट बतानी है, तो देख लेते हैं क्यों आया है ये क्वेश्चन। क्योंकि अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने कहा है कि LNG सेक्टर में के बारे में पीपल को अवेयर करना, LNG फ्यूल के बेनिफिट्स को लोगों को बताना था कि लोग जो है इस फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो इसके लिए आया। तो LNG ऐसी क्या फ्यूल है, ठीक है। तो ये किस चीज़, तो याद रखना कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन कोरोसिव फ्यूल, ये बिल्कुल सही, ऑर्डरलेस भी है, नॉन टॉक्सिक भी है, और नॉन कोरोसिव फ्यूल भी है, ठीक है। ये कोरोसिव कब बनती है, जब नेचुरल गैस को जब कूल कर दिया जाता है ना, कूल कर दिया जाता है तब, और ये लिक्विड में हो जाती है नेचुरल गैस, जब लिक्विड में हो तो उसको बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो तभी ये बनती है। सेकंड है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस दैन डीजल, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये डीजल से सस्ती है प्रोड्यूस करनी, ठीक है, सस्ती है प्रोड्यूस करनी डीजल से, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, इट सऊदी अरेबिया इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG, याद रखना है सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट सप्लायर नहीं है, ठीक है। हमारा जो सबसे लार्जेस्ट सप्लाई है वो है LNG का कतर जो है हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है अभी तक का, ठीक है, LNG का। और इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, किसका, ऑफ LNG सिंस
2011 से 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है एलएनजी का। और सबसे सबसे बड़ा हमारा जो लार्जेस्ट जिससे हम इंपोर्ट करते हैं वो है कतर। ठीक है, सारी स्टेटमेंट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब हम आ जाते हैं, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स लेड टू स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न। स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न के में कौन से फैक्टर्स सही हैं? देखो, एमएसपी है, बिल्कुल एमएसपी है। इनपुट सब्सिडीज हैं, बिल्कुल इनपुट सब्सिडीज जितनी ज़्यादा दी जाएंगी उतने ही लोग क्रॉपिंग पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, क्या ये फैक्टर प्रेजेंट है? देखो, ये चीज़ बिल्कुल मतलब डिपेंड नहीं करती। जैसे कि हरियाणा पंजाब की बात ले लो, वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाई जा रही है। अगर वहाँ पे उगाई जा रही है, इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग पैटर्न पे के उस पर वो नहीं करता है। ठीक है, तो थर्ड तो नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं फोर्थ, डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन। डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या लोग जो है डिमांड के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं? तो हमारे कंट्री में लॉजिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो इतना ज़्यादा भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलता क्या डिमांड में क्या डिमांड में नहीं है, तो डिमांड ड्रिवन भी नहीं है। ठीक है, तो एमएसपी और इनपुट सब्सिडी सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, तो फोर्थ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न किस हिसाब से है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 पे। With reference to livestock and fisheries development in India, which of the following statements are correct? Poultry possessed by households are covered under the livestock census of India. Poultry possessed by household are covered under the livestock census of India. क्या पोल्ट्री livestock census में आती है इंडिया के? तो हम देख लेते हैं। सेकंड, डेयरी exports are not covered under merchandise export from India scheme. Third, a separate ministry for fisheries was created during the 7th 5-year plan as a part of the नील क्रांति मिशन। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो लाइव स्टॉक सेंसस था ना, वो 1990 में शुरू हो गया था। लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें ना, 1919 में शुरू हो गया था, और जो अभी हुआ ना 2012 में, वो 20 था। लास्ट टाइम जो हुआ वो 20th लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट आई थी, जो जिसको अब हम देख रहे हैं कि क्या थे। तो याद रखना, उसमें पोल्ट्री भी थी, मतलब पोल्ट्री को भी किया गया था। पोल्ट्री, बर्ड्स पोजेस्ड बाई हाउस होल्ड या फिर हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, सारे एनिमल्स को कवर किया गया था। कैटल, बफलो, याक, शिप, गोट, डॉग, डगी, कैमल, रैबिट, एलिफेंट, हर चीज़ को इसमें वो किया गया था। तो सेकेंड, डेयरी एक्सपोर्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। देखो, पहले मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन 2018 में डेयरी प्रोडक्ट्स को मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम में डाल दिया गया। तो नोट कवर्ड ये पहले था, 2018 से पहले क्वेश्चन आता तो नोट ही था। ठीक है, तो ये अब स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। तो अब जो है वो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। अगर सेकंड हो जाती तो आंसर हो जाता है ए। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। इसका मतलब थर्ड तो पहले रॉन्ग है। देख लेते हैं। ए सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान एज ए पार्ट ऑफ नील क्रांति मिशन। देखो, नील क्रांति मिशन था, 7th 5-year प्लान में ही आया था, 1985 में ही आया था। लेकिन याद रखना, एक सेपरेट मिनिस्ट्री फिशरीज के लिए तब क्रिएट नहीं हुई थी। अब ये 2020 में एक ड्राफ्ट आया है, 2000 ड्राफ्ट आया है, मतलब या इंटीरियम बजट में सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज़ को करने के लिए अभी मतलब एक गवर्नमेंट ड्राफ्ट लेके आई है 2020 में। तो सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज़ तब नहीं बनाई गई थी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी इस लाइफ स्टॉक सेंसस शुरू हुआ? ठीक है, कौन करवाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ मिलके सारे इस चीज़ को करवाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सभी को पता है कि अगर 10% से कम अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर 10% से ज़्यादा कोई कम होती है, अगर ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं एफडीआई, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफआईआई के बारे में हमें बताना है, जो 10% से कम होती है। क्या देखना, दे कैन इन्वेस्ट इन बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एंटिटीज़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। केवल और केवल लिस्टेड कंपनीज में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली लिस्टेड में। ठीक है, ओनली लिस्टेड में कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, दे कैन इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट। बिल्कुल सही है। बहुत ही सारे आईपीओज में भी ये हमें लगता है कि वो केवल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो केवल और केवल सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन नहीं, फॉरेन ये प्राइमरी मार्केट में भी करते हैं। आईपीओज भी बहुत जब इशू होते हैं तो ये भी उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड देख लेते हैं, दे कैन इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट मैनेजमेंट। देखो, अगर 10% से कम उनकी शेयर है ना, तो वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एफडीआई वाले जो है ना, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, एफपीआई वाले नहीं होते। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसकी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर हो जाता है बी। ठीक है, आ गया बिल्कुल अच्छे से समझ में क्वेश्चन। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। अभी आपको पता होगा, अभी तो सबको ही पता होगा इस चीज़। देखो, रेलवे प्राइवेट हो रही है। ठीक है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट को दे रही है, गवर्नमेंट को प्राइवेट को दे रही है और वहाँ से प्रोक्योरमेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये भी थोड़ा थोड़ा प्राइवेट हो रहा है। तो एटॉमिक एनर्जी अभी जो बचा है वही है कि अभी जो थोड़ा सा प्राइवेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे, सॉरी
कौन कौन से एप्लीकेशन है जो इसके लिए ही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एम हरियाली किसके लिए है, L2 Pro इंडिया किसके लिए है, उमंग किसके लिए, रोशनी ऐप किसके लिए है। तो देख लेते हैं एम हरियाली किसके लिए। टू देखो ये स्टेटमेंट जो दे रखे ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टू इंकरेज पब्लिक एंगेजमेंट इन प्लांटिंग ट्रीज एंड अदर सच ग्रीन ड्राइव्स, ठीक है। एम हरियाली, ये एम हरियाली इसी के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड है L2 Pro इंडिया। L2 Pro इंडिया में बिल्कुल यही है, टू इनेबल यूथ इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन अंडरस्टैंडिंग आईपीआर को अंडरस्टैंड करना। इसको बोलते हैं लर्न टू प्रोटेक्ट सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन, ठीक है। ये इसके लिए, इसका फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। इसी ने ये लॉन्च किया, किसने किया, डीपी जो है ना जिसको बोलते हैं DPIIT, उसने इसको लॉन्च किया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि और कौन सा है। एम रियाली किसने लॉन्च किया है। अगर हम एम रियाली की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। थर्ड ऐप है उमंग, टू प्रोवाइड ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सिटीजन्स टू एक्सेस टू गवर्नमेंट जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है। ये भी बिल्कुल सही है, उमंग जो है उसी लिए है, ई गवर्नेंस के लिए। तो ये किसने लॉन्च किया होगा, ई गवर्नेंस के MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसने इसको किया। फोर्थ रोशनी ऐप। रोशनी ऐप क्या LED बल्ब्स लगाने के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है, उसके लिए नहीं है। रोशनी जो ऐप है वो है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको पैसे पहचानने के लिए मतलब ऐप है। मतलब वो पैसे कैसे पहचाने उसके लिए जो IIT जो रोपड़ है ना, IIT रोपड़ जो पंजाब में है, उसने इसको लॉन्च किया ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं उसको जो नोट पहचानने में वो जाओ, मतलब उनको रोशनी मिल जाए कि वो नोट कैसे पहचाने। तो ये फोर्थ तो जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है और सारी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो गया D, आंसर हो जाता है D। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। When a country faces the balance of payment crisis, it takes the mechanism of। जब कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करती है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करती है, मतलब घाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इट टेक्स द मैकेनिज्म एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी टू रिकवर द क्राइसिस। देखो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो याद रखना एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जब भी मतलब BOP क्राइसिस में होता है तो जो हमारा साथ देता है वो होता है IMF से हम एक्सटेंड कर सकते हैं फंड्स को, मतलब अपने अगर हमारा डेप्ट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, हमारा डेप्ट ज़्यादा हो गया और हम उसको चुका नहीं पा रहे, हमारी BOP इक्वल्स टू 0 नहीं हो रही है, तो जो हम जो फंड लेते हैं वो लेते हैं IMF से, ठीक है। जो फंड लेते हैं होता है लेते हैं IMF से, तो इसका आंसर हो जाता है B। तो इस हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। विद रेफरेंस टू द फिशरी सेक्टर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनलैंड फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। सेकंड है आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग फिश प्रोड्यूसर इन द कंट्री। थर्ड है द फिशरी सेक्टर इज क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर फॉर बैंक लोन्स। तो एक चीज़ देखना कि एक चीज़ याद रखना कि हमारी जो इनलैंड फिशिंग है 65% जो हमारा प्रोडक्शन होता है ना फिशरीज़ का वो इनलैंड फिशरीज से ही होता है। इनलैंड का 65% है। और अगर हम इसमें भी बात करें तो जो कल्चर फिशरीज उसमें इस इनलैंड में भी जो हमारे कल्चर की हुई फिशरी है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 50%, मेजोरिटी उसमें कल्चर वाला है, ठीक है। अगर हम ग्लोबल देखो फिशरीज में भी अगर हम ग्लोबल फिश प्रोडक्शन की बात करें, ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का 6% इंडिया में होता है, 6% अप्रोक्स 6%, ठीक है। अप्रोक्स 6% ग्लोबल फिश प्रोडक्शन जो है वो इंडिया करता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, इनलैंड फिश प्रोडक्शन मेनली इंडिया में होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये सेकंड तो वैसे ही कट जाता है, तो फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश इज लीडिंग फिश प्रोड्यूसर इन द कंट्री। आंध्र प्रदेश लीडिंग फिश प्रोड्यूसर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आता है बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आता है गुजरात, ये चीज़ याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और गुजरात, ये 3 आते हैं इसमें। थर्ड है फिशरी सेक्टर इज क्लासिफाइड है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर बैंक्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे कि ये होता है ना एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये फिशरी सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं, तो ये भी आता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 में। हरफिंडल हर्शमैन इंडेक्स क्या डिटरमाइन करता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, तो याद रखना, तो ये करता है कॉम्पिटिटिवनेस इन मार्केट। क्या करता है, कॉम्पिटिटिवनेस इन मार्केट को करता है ये इंडेक्स, ठीक है। जितना देखो हरफिंडल हर्चमैन इंडेक्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा, मतलब इंडेक्स में नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें, जितना नंबर ज़्यादा उतनी कॉम्पिटिटिवनेस कम, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा जो फॉर्म है 2008 में फॉर्म हुई, ऑफन सीन इन न्यूज, इज डिप्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। कहाँ डिप्लॉय होती हैं कोबरा फोर्सेस, इंडिया की कोबरा फोर्सेस कहाँ डिप्लॉय होती हैं, ठीक है। तो याद रखना जो कोबरा फोर्सेस ना स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं जो कि जंगल और गुरिल्ला वारफेयर टाइप ऑपरेशन को करने में, जो कि एक्सट्रीमिस्ट और जो इंसर्जेंट जो इलाके हैं उनमें ऑपरेशंस के लिए इनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए ये गुरिल्ला एंड जंगल टाइप
वॉलफेयर में, ये वो करने के लिए। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में यस, कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग में नहीं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे नहीं, 2 एंड 3 में नहीं है, ये केवल ए में ही है। आ गया समझ में कि केवल और केवल कोबरा फोर्सेस एक्सट्रीमिस्ट से जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन्हीं में ट्रेंड है, उन्हीं इलाकों में ऑपरेशंस करने के लिए। अभी न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि अभी भी रिसेंटली एक जो कमांडो है उन्होंने अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी और 9 जो होंगे छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में आईईडी ब्लास्ट कर दिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स ने। ठीक है, तो इसीलिए ये अभी न्यूज़ में था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 में, E20 फ्यूल क्या है। E20 फ्यूल क्या है, तो याद रखना अभी 2030 तक हमारा टारगेट है 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना डीजल या पेट्रोल में, डीजल पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। करंट जो परमिसेबल लेवल है वो है 10%, यह है परमिसेबल लेवल जो अभी है अभी का, और जो इंडिया ने अचीव किया है वो है 5.6% ओनली। 2019 की बात है कि अभी हमने जो अचीव किया है वो है 5.6%, परमिसिबल है 10, और 2030 तक हमारा टारगेट है 20% करने का उसमें। ठीक है, तो याद रखना कि ये है ए फ्यूल ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल एंड गैसोलिन। ठीक है, फ्यूल ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल और गैसोलिन उसमें डाले जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल आ गई समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गई। तो ठीक है, याद रखना अभी एक हमारी पॉलिसी भी आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो याद रखना उसमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी। देखो हाँ ठीक है, ये जो है ना इथेनॉल की ब्लेंडिंग, ये 20% इसी के अंदर आई, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। और इसी में एक और टारगेट है 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग, 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो ये याद रखना, ये दोनों टारगेट्स याद रखना। ठीक है, तो E20 फ्यूल क्या है आपको पता चल गया, बिल्कुल सारी चीज़ें पता चल गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द रिपोर्ट इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये जो रिपोर्ट है ये निकालती है, तो इस चीज़ को याद रखना, वर्ल्ड बैंक। कौन सी है, वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं अब, तो इतनी को तो आप रट ही लेना। ठीक है ना, और बहुत सारी देखो वर्ल्ड बैंक की और भी रिपोर्ट्स के बारे में, इंटरनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स तो है ही। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये भी रिपोर्ट निकालती है, मिलेनियम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये भी वर्ल्ड बैंक निकालता है, डूइंग बिजनेस डेटाबेस। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, जेंडर स्टैटिस्टिक्स एंड अदर्स, ये सारी स्टैटिस्टिक इंडेक्स के बारे में ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले नॉट और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में बताना है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि बाहर से सामान ना बना, इंपोर्ट को रोक देना और इंडिया में उसका प्रोडक्शन करना, ताकि हम इंपोर्ट हमें वो चीज़ ना करनी पड़े। ठीक है, इंडिया में उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना ताकि हमें इंडिया में बाहर से वो इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट से। दिस पॉलिसी एम एट पुटिंग एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या जो ये पॉलिसी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे वो है। कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, देखो हाँ ये चीज़ तो है, मैंने भी क्या बताया, इंडिया में ही उस चीज़ को प्रोड्यूस करना, ये तो है। इट इंडिकेट्स ए प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है तभी हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से इंपोर्ट को मना कर रहे हैं। थर्ड है, हाई टैरिफ एंड कोटा आर कॉमन इन कंट्रीज वेयर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज प्रैक्टिस। यस, वहाँ पे जो चीप जो प्रोडक्ट्स होंगे इंडिया में अगर हम बनाने, हमें चाहे महंगे बना रहे हैं हम उन्हीं को खरीदेंगे, बाहर वाले जो अगर चीप भी होंगे तो उन पर हाई टैरिफ लगा देंगे, उनको महंगा बना देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और इट इज़ यूज्ड बाई मोस्ट डेवलप्ड नेशन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। मोस्ट डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती। ठीक है, वो इतने ज़्यादा चीप प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी हो, चीप प्रोडक्ट्स बनाए, तो वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ना करे, क्योंकि उनका पहले ही लोग वहीं के सामान खरीदे, महंगे नहीं हो, तो इसका स्टेटमेंट हो जाता है डी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। The Food Corporation of India conducts a monthly auction under this scheme using the platform of National Commodity and Derivative Exchange Limited. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि this mechanism is only for private traders to buy the food grains. The state governments are not allowed to avail this scheme. Okay. थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है, at present almost all the food grains are auctioned under this scheme for the open market sale. तो अगर हम इसके फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या FCI जो है वो मंथली बेसिस पे करती है, क्या ये मंथली बेसिस पे करती है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि ये मंथली ऑक्शन नहीं होता, ये वीकली ऑक्शन होता है। कौन सा होता है, वीकली ऑक्शन होता है, याद रखना इस चीज़ को, ये मंथली नहीं होता, वीकली होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। अब सेकंड थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, यही करता है नेशनल कमोडिटी
डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ही करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, लेकिन वीकली बेसिस पे करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये केवल प्राइवेट प्लेयर्स के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के, देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी है और स्टेट जो गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी अलाउड है ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि उनको भी वीट और राइस चाहिए होते हैं एट द कोई भी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब वो करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी हो जाती है रॉन्ग, तो इसका आंसर जो है डी। थर्ड देख लेते हैं, एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द फूड ग्रेन्स आर ऑक्शन अंडर दिस स्कीम फॉर द ओपन मार्केट सेल। ऐसा थोड़ी ना है, केवल अभी इसके अंदर जो है ना वीट एंड राइस, वीट एंड राइस ये दो ही हैं जो अभी ओपन मार्केट सेल स्कीम में अभी हैं। ठीक है, तो वीट एंड राइस ही हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल दी मेजर फूड ग्रेन्स नहीं, ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। ऑल मेजर फूड ग्रेन्स नहीं, वीट एंड राइस है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। क्वेश्चन आ गया ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट कौन से हैं जो कि प्राइमरी सोर्स हैं वेजिटेबल ऑयल के? कौन से हैं जो कि प्राइमरी सोर्स हैं वेजिटेबल ऑयल के? सॉरी हाँ, वेजिटेबल ऑयल के प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 केवल यही है प्राइमरी सोर्स इसके वेजिटेबल ऑयल के। देखो अगर हम उसके बारे में बात करें ना कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, तो देखो प्राइमरी सोर्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स की बात करूँ ना तो सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रैपसीड, ये सारे जो है ना ये होते हैं। और 88% जो प्रोडक्शन होता है वो जो प्राइमरी सोर्सेज से ही होता है। ठीक है, more than 80% जो वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं से होता है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें, अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आते हैं कॉटन सीड्स, राइस ब्रान, ट्री बोर्नी ऑयल सीड्स, ऑयल पाम। तो देखो पाम ऑयल किस में आ गया? सेकेंडरी सोर्स में आ गया। ठीक है, और ये जो कोकोनट हो गया ये भी इसी में आता है। कोकोनट, राइस ब्रान, कॉटन सीड्स ये सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ना सेकंड है ना फोर्थ है, तो सेकंड फोर्थ भी आप अगर सबसे काट दो तो तभी आंसर हमारा आ जाता है। तो 33 का आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, प्राइमरी वेजिटेबल ऑयल का सोर्स आपको पता चल गया, सेकेंडरी का हमें पता चल गया। याद रखना वेजिटेबल जितने भी हमारे एडिबल ऑयल ना उनका हम हैविली इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनका हम हैविली इंपोर्ट करते हैं। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का वर्ल्ड में। ठीक है, ऑयल का इंडिया, अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो जो इंडिया है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है। क्या है? इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ठीक है, सबसे पहले है इंडिया, देन है चाइना, देन है यूएसए। ठीक है, और इंडिया की भी बात करें तो हम बहुत सारी जगह से मंगाते हैं। जैसे कि अगर हम पाम ऑयल की बात करें, तो जो 60% जो हमारा पाम ऑयल होता है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना से आता है हमारा। ठीक है, और अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो रशिया एंड यूक्रेन से आता है ये हमारा। ठीक है, तो ये वही है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया, देन है चाइना, देन है यूएसए। वेजिटेबल ऑयल्स में हम मैक्सिमम डिपेंडेंट है। इंडिया में केवल 7 to 8 मिलियन टन वेजिटेबल ऑयल जो है वो होता है इससे प्राइमरी सोर्सेज से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ गया होगा प्राइमरी सोर्स कौन से, सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं और कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होता है और इंडिया कितना इंपोर्टर है कितना एक्सपोर्टर है। ठीक है, और टोटल अगर हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट की भी बात करें ना तो 60% से ज़्यादा तो पाम ऑयल ही आ जाता है हमारा। 60% से ज़्यादा जो हमारा पाम ऑयल ही हम इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में भी। ठीक है, तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। एन इंटरप्राइज इज डिफाइंड एज ए माइक्रो इंटरप्राइज व्हेन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड्स 10 करोड़। अगर वो 10 करोड़ से अगर ज़्यादा नहीं, देखो याद रखना एमएसएमई की अभी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अगर माइक्रो की बात करें तो वो 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, अगर मीडियम की बात करें तो 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और उसके से ऊपर की बात करें तो 250 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट वाली जो होती है वो एमएसएमई में आता है। 10 करोड़ वाला तो ये गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट ही बतानी है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी नॉट करेक्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड पीएसयू टू मेक एटलीस्ट 50% प्रोक्योरमेंट। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कुछ ना कुछ 25% प्रोक्योरमेंट मैंडेटरी है सेंट्रल मिनिस्ट्री को या पीएसयू को। 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर से मैंडेटरी है, तो 50% नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो एक में ही है, तो स्टेटमेंट हमारा आंसर आ गया। थर्ड देख लेते हैं, सर्टेन प्रोडक्ट्स इन इंडिया रिजर्व फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन बाय एमएसएमई सेक्टर। देखो अगर हम 2015 से पहले की बात करें ना तो बहुत सारे सेक्टर्स थे इंडिया में कि जो केवल और केवल एमएसएमई के लिए रिजर्व थे, लेकिन अभी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। अभी इनको फ्री कर दिया गया है, सब वो बना सकते हैं। 2015 से पहले ऐसा था, अभी नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है,
अब आप बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज पोर्ट्स इज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। क्या स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? इंडियन पोर्ट्स अभी इतने सारे पोर्ट जो हैं अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप ये ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो पोर्ट जो है मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है पोर्ट्स डेवलपमेंट में। अब तो लॉजिस्टिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर आ गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है, इंडिया पोर्ट हैंडल ऑलमोस्ट 95% ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया में जो ट्रेड का जो 95% वॉल्यूम है वो इंडियन पोर्ट्स ही हैंडल करते हैं। और ठीक है, और अगर ये तो है वॉल्यूम की बात, अगर हम वैल्यू की बात करें तो 65% वैल्यू जो है वो इम्पोर्ट होती है ट्रेड की बाई पोर्ट्स। ठीक है, बाई पोर्ट्स 95% वो होती है। अगर आपने देखा होगा कि मेजर पोर्ट्स माइनर पोर्ट्स के बारे में पता होगा कि 12 हमारे इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स की बात करें तो मेजर पोर्ट्स माइनर पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं। 12 मेजर पोर्ट्स की बात करें तो जैसे कि कांडला हो गया, गुजरात हो गया, JNPT हो गया, मुंबई हो गया, मरमाकाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, पोर्ट ब्लेयर, तुतिकोरिन, चेन्नई पोर्ट, विजाग, पारादीप, हल्दिया, ये सारे जो हैं मेजर पोर्ट्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे मेजर पोर्ट्स में आते हैं। 12 मेजर पोर्ट्स के नाम आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे मैंने आपको बोले हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। Which of the following regarding sovereign patent fund created under the national policy on electronic 2019 is correct? कौन सा इसके बारे में करेक्ट है देख लेते हैं। It is a fund where license fee for the patent application in electronic system and design manufacturing sector are accrued. Which of the following statement are correct? तो जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है। जो पहली स्टेटमेंट है वो है गलत। ये जो है ये इसका आंसर है। ESDM क्या हो जाती है, कहाँ गया यार, पेटेंट फंड के बारे में बताएं। इट इज़ ए फंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द बिगिनिंग ऑफ स्टार्टअप्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसमें स्टार्टअप शुरू करने के लिए ये। ठीक है, याद रखना नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ये आया ना सोवरेन पेटेंट फंड, ये इनोवेशंस को स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ESDM सेक्टर उसी के लिए आया। किसके अंडर है ये? MEIT सेक्टर के अंडर है। ठीक है, किसके अंडर है? MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और चीज़ याद रखना कि ये जो है ना इंडिया में ये फोकस कर रहा है मतलब हार्डवेयर प्रोड्यूसिंग पे, हार्डवेयर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वाला जो होता है उसको बनाने में, ताकि हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उससे वो भी बढ़ाने के लिए, मतलब सिक्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए इंडिया में ही हार्डवेयर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसको किया जाता है मेनली हार्डवेयर प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है इसमें। स्टार्टअप्स में भी, जो इनोवेशंस में भी मेनली हार्डवेयर पे इसमें ध्यान दिया जा रहा है। और एक चीज़ याद रखना, जो ये पेटेंट्स के बारे में जो बात चल रही है ना, इसमें क्यों इंडिया इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है पेटेंट्स वगैरह के बारे में, तो याद रखना जो इंडिया जो है ना वो सिग्नेटरी है IT एग्रीमेंट 1 का। IT एग्रीमेंट 1 जो किसका है? WTO का जो एग्रीमेंट है उसका सिग्नेटरी है। ठीक है, और इंडिया के जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है किसके साथ? जापान, कोरिया और एशियान के साथ। ठीक है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा है ना चीप इंपोर्ट्स आ जाते हैं, हमारे वहाँ से, मतलब हार्डवेयर जो है ना वहाँ से आते हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा चीप आते हैं। तो हमारी तो अभी क्या है, रिलायंस जियो ने अभी शुरू किया है कि हम इंडिया में ही हार्डवेयर प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडिया इसीलिए जो है ये चीज़ कर रहा है कि हार्डवेयर को इंडिया में ही प्रोड्यूस करने की बात चल रही है। ठीक है, इसी के लिए जो था ना एक स्पेशल पैकेज आया था, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज आया था 2012 में। ठीक है, इसी के लिए आया था कि इंडिया में हार्डवेयर को डेवलप किया जा सके, पेटेंट जो भी हैं हार्डवेयर पे वो आ सकें। तो ये स्टार्टअप्स के लिए था ये। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाती है सोवरेन पेटेंट फंड के बारे में। ठीक है, आ गई ये स्टेटमेंट समझ में, इंडिया किसका सिग्नेटरी है, किस चीज़ के लिए था ये, आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली नोटिफाइड नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में हमें ये स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी सही है। तो ये चीज़ याद रखना सारी चीज़ें। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल विल बी चेयर्ड बाय मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बिल्कुल सही बात है कि जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है उसका जो चेयरमैन होंगे वो होंगे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज़ बिल्कुल ही ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और जो ये होंगे ना, हाँ ठीक है, यही होंगे। सेकंड है, इट विल सजेस्ट मेजर्स टू फैसिलिटेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टिमुलेट इनोवेशन विद ए व्यू टू इंप्रूविंग पब्लिक सेक्टर डिलीवरी। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। पब्लिक सेक्टर डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए इसमें ये जो है मेजर्स को वो करेगी, ये जो काउंसिल है वो सजेस्ट करेगी मेजर्स को। थर्ड है, द काउंसिल वुड ऑल्सो इंक्लूड फाउंडर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2 years। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 years के लिए जो भी वेटरन्स होंगे या फिर जिनको स्टार्टअप के बारे में नॉलेज होगी, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होंगे, उनको वो दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ याद रखना। और जो ये होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे ये होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर। इनका जो टर्म पीरियड होगा वो 2 years होगा। ठीक है, और याद रखना इसका जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का जो कन्वीनर होगा ना वो होगा सेक्रेटरी, वो होगा सेक्रेटरी।
ठीक है, सेक्रेटरी होगा किसका, DPIIT का, DPIIT का जो सेक्रेटरी होगा वो इसको कन्वेयर होगा, इसको कन्वे करेगा। ठीक है, और जितने भी नॉमिनीज होंगे ना, अगर हम हाँ, जो इसके नॉमिनीज होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होंगे, मतलब एक तो चेयरमैन हो गया, मिनिस्टर हो गया, और जो उसके और जो मेंबर होंगे जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से कम के नहीं होंगे। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से, और कुछ इसमें बाहर से आएंगे जो कि नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये होगी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन कौन है, ये करना क्या चाहती है, अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है तो उनका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 पे, ठीक है, एस्टिमेट इंडिकेट दैट 80% ऑफ राइस रेसिड्यूज आर बर्न्ड बाय फार्मर्स इन पंजाब, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल यूजेज ऑफ राइस रेसिड्यू। कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकने में तो कुछ भी हो सकता है। मशरूम कल्टीवेशन राइस उस पर हो सकती है, पेपर एंड पल्प बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग उस पर हो सकती है, बायोगैस उस पर हो सकती है, बायोडीजल हो सकती है। तो ये सारी ही चीज़ें याद रखना। बायोडीजल अगर हमें बनाना है ना राइस से, तो एक चीज़ याद रखना, एक वो है फ्लाई, ब्लैक सोल्जर फ्लाई को इस पे डाल देंगे, मतलब वहाँ पे डाल देंगे ब्लैक सोल्जर फ्लाई को, और वो जो भी इसमें जो लिग्नो सेलुलोजिक मटेरियल होगा ना उसको डिग्रेड कर देगी और बायोडीजल को प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना इस चीज़ में कि कौन सी फ्लाई को वहाँ पे छोड़ा जाएगा अगर राइस के रेसिड्यूज को हमें बायोडीजल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अरेंज द फॉलोइंग एंटिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो क्या है, देखो अगर हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात करें ना, तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और कंज्यूमर की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लार्जेस्ट इंडिया कंज्यूमर भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। और आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसमें वो बना सकती हैं, लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। और इसमें जो जैसे कि सेंट्रल होगी, स्टेट होगी और प्राइवेट होगी। ठीक है, सेंटर का जो है वो 25% है शेयर, स्टेट का जो 27% है, और प्राइवेट सेक्टर का 47% है शेयर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है इसमें कौन सा ऑर्डर बना है, इंक्रीजिंग। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाता है ए, सबसे ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर, देन है स्टेट्स, एंड देन है सेंट्रल सेक्टर। ठीक है, तो ऐसे इसका ऑर्डर है। तो मैंने आपको परसेंटेज भी बता दी है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंकरेंट लिस्ट में आ सकते हो, इसमें वो बना सकते हैं। और 60% इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका जो आता है ना वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। 60% जो इंडिया में अभी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबोव वर फोकस्ड ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस किस पे फोकस किया गया था, तो याद रखना। देखो एग्रीकल्चर पे किया गया था, प्राइस स्टेबिलिटी पे भी किया गया था, पावर पे किया गया था, ट्रांसपोर्ट पे किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर में ऑल द 4 पे फोकस किया गया था। ठीक है, हर चीज़ पे फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। माइग्रेटिव बर्ड्स के बारे में हमें स्टेटमेंट बनानी है। अमूर फाल्कन के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। They are the world longest traveling migratory birds. Second है राजस्थान is considered as falcon capital of the world. Third है its IUCN status is critically endangered. They are world longest traveling migratory birds. क्या ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अमूर फाल्कन जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग माइग्रेटरी बर्ड्स है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। राजस्थान इज कंसिडर्ड एज फाल्कन कैपिटल, बिल्कुल गलत। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बिलियंस में वो आते हैं, अमूर फाल्कन्स आते हैं जब उनका सीजन होता है। ठीक है, माइग्रेशन होता है, तो नागालैंड है अमूर फाल्कन, नागालैंड में ये आते हैं। ठीक है, तो थर्ड है इट्स आयुषियन स्टेटस इज क्रिटिकल। देखो बिलियंस के नंबर्स में अगर ये आ रहे हैं, अगर ये बिलियंस के नंबर में आ रहे हैं तो क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बिल्कुल गलत। लीस्ट कंसर्न है, कौन से हैं ये, लीस्ट कंसर्न है। तो जो इनका जो आयुषियन स्टेटेड है वो लीस्ट कंसर्न है, तो थर्ड तो हो जाता है रॉन्ग, फर्स्ट है सही, सेकंड है गलत, तो इसका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, ये चीज़ आपको सबको समझ में आ गई कि बिलियंस नंबर्स में नागालैंड में आते हैं। अगर बिलियंस नंबर में आते हैं तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये इनका जो आयुषियन स्टेटस है, और ये याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी हैं ये, इनको मतलब प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया गया है, प्रोटेक्टेड है। और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में भी इनका है, कंजर्वेशन स्टेटस में ये है, इन दोनों में भी ये है। ठीक है, अमूर फाल्कन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। With reference to North East Region Power System Improvement Project System, consider the following statement. North East Region Power System Improvement Project Scheme. ठीक है, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। देखो
कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक जो अफेयर्स है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, वो जो मिनिस्टर है उसने ये स्कीम लॉन्च की है, उस मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च किया और उसके लिए 6700 करोड़ का पैकेज दिया है, ठीक है। और इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट कर रही है, इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट करती है वो है पावर ग्रिड। कौन है? पावर ग्रिड। कौन है ये? PSU है एक, सॉरी, पावर ग्रिड क्या है? एक PSU है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। पावर ग्रिड किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, ये इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको स्कीम को लॉन्च किया है। देखो अब देख लेते क्या ये ऑल स्टेट्स में है, तो याद रखना ऑल स्टेट में नहीं है, 60 स्टेट्स में है, जो कि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल इसमें नहीं है। सिक्किम, याद रखना, सिक्किम नहीं है और अरुणाचल नहीं है, ये 2 स्टेट्स नहीं है और सारी हैं, ठीक है। तो ऑल नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है और सब स्टेट्स में है, ठीक है, रॉन्ग। सेकंड, इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू पावर ग्रिड, अभी बताया ये PSU है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ये भी चीज़ अभी बताई, तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाती है। थर्ड है, इट इज़ फंडेड विद द असिस्टेंट ऑफ जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। इसको जो फंड कर रहा है वो जापानीज देखो ये इसको फंड नहीं कर रहा, ऐसी चीज़ों को जो फंड करता है ना वो होता है वर्ल्ड बैंक। फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर वर्ल्ड बैंक की शेयर की बात करें ना तो 50-50% शेयर है, 50% वर्ल्ड बैंक इसको शेयर करेगा और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो इसका आंसर हो जाता है बी, 42 का आंसर हो जाता है बी। इस चीज़ को याद रख लेना बिल्कुल, ठीक है ना। और ये जो पावर ग्रिड है ना, याद रखना PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, और ये महारत्ना में आती है। इसमें एक दिन आपको मिनी रत्ना के बारे में बहुत सारी कंपनीज बताई गई थी, मिनी रत्ना का आपका रटवाया गया था, आज हम महारत्ना के बारे में बताने, तो इस चीज़ को रट लेना, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बताना है हमें। ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। इट इज़ पार्टनरशिप इन विच द टोटल कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। देखो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होता है, ठीक है। सेकंड है, अंडर द मॉडल द प्राइवेट एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अलाउड टू कलेक्ट टोल्स टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये हमें बताना है कि क्या है, ठीक है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होता है ना, देखो मैं बताती हूँ। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में 40% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट दे देती है, फर्स्ट 5 ईयर्स में उसको दे देती है, और जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। रिमेनिंग जो कॉस्ट है वो उसके हिसाब से दिया जाता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको दिया जाता है, और परफॉर्मेंस जितना होगा तो गवर्नमेंट ही सारा वैसे तो वो करती है। पहले तो स्टार्टिंग में 40% देती है कंस्ट्रक्शन स्टेज में, और तो जो डेवलपर है ना वो खुद ही मतलब अपने उसको पैसे कहीं से निकालने होंगे, मतलब बोरो करने होंगे कहीं से भी, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वाला अमाउंट, ठीक है। और याद रखना इसके पास टोल कलेक्शन के राइट्स नहीं होते, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में टोल कलेक्शन के राइट्स नहीं होते, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगी कि टोल कलेक्शन के राइट्स उसके पास नहीं होते। क्या टोटल कॉस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का गवर्नमेंट बोर नहीं करती है? नहीं, उसको जो 40% करती है, और जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो उसको उससे करना पड़ता है, लिक्विडिटी जो उसको मार्केट से बोरो करनी पड़ती है, ठीक है। और जो रिस्क है दोनों ही शेयर करते हैं, जो रिस्क है वो दोनों ही शेयर करते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट बोर नहीं करती है, इसमें लिख रखा है बोर नहीं बाई गवर्नमेंट नहीं बोर नहीं करती है टोटल कॉस्ट तो मतलब वो उसको मार्केट से भी उठाना पड़ता है। तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सी। जितने भी होते हैं ना बोट, जैसे कि होता है बोट टोल मॉडल, बोट एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये सारे जो चीज़ है ना, ये सारी चीज़ मैं आपको एक बनाऊंगी लेक्चर, और उसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन जो इसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है ना, इसमें जो टोल कलेक्शन का वो होता है वो NHAI का होता है, NHAI ही इसमें टोल कलेक्ट करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बतानी है। इट इज़ फ्री कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़, ये बिल्कुल सही बात है। अप टू 10 लाख रुपीज़ जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमें दिया जाता है, क्या? हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमें 10 लाख तक का वो दिया जाता है, लोन दिया जाता है, कोलेटरल फ्री हमें लोन दिया जाता है, ठीक है। सेकंड है, बोथ फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर्स आर एलिजिबल, नहीं फार्म सेक्टर इसमें नहीं होता, मुद्रा योजना में फार्म सेक्टर एलिजिबल नहीं होता है लोन्स के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही। थर्ड देख लेते हैं, लोन्स आर गिवन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल, देखो लोन्स आर गिवन ओनली नहीं है, ओनली पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक ही नहीं देते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, म्यूचुअल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और जो ये NBFCs हैं सारे इनको लोन देते हैं, ठीक है। PM मुद्रा में सबको एलिजिबल किया गया है कि वो ना दें, सारे ही दें, तो इसकी स्टेटमेंट ओनली A इज़ करेक्ट, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर से ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसी में आते हैं वो शिशु, किशोर और तरुण लोन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे।
अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। देखो कौन सा ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम। कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, इंडिया में कौन कौन सी एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है तो उसके हिसाब से हमें बताना है। तो इसका जो देखो सबसे ज़्यादा जो है ना वो कोल यूज़ होता है 54%, कोल यूज़ होता है। उसके बाद होता है ऑयल 32%, उसके बाद होती है नेचुरल गैस 10% और जो हाइड्रो एनर्जी वो होती है 2%। तो इंडिया में जो कंजप्शन का वो 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4 ही है। ठीक है, इसका आंसर है 1 2 3 4। कोल है 54%, ऑयल है 32%, नेचुरल गैस है 10% और हाइड्रो एनर्जी है 2% जो इसका यूज़ होती है। ठीक है, तो आ गया समझ में 45 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। A country is said to be in balance of payment equilibrium when the current account deficit is balanced by capital account। क्या ये स्टेटमेंट सही बताइए, बनाने की गलत, देखो सही बतानी है तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं होता कि इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब कैपिटल अकाउंट और ये दोनों बैलेंस होंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल इकोनॉमिक होता है, एक होता है अकोमोडेटिव, एक होता है अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये जो होता है ये बीओपी के इंडिपेंडेंट होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंडिपेंडेंट होता है ये जो ट्रांजैक्शन होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका सही स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। नेग्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। नेग्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज़ कौन कौन सी होती है, देखो सबसे पहले तो आ जाती है कौन कौन सी होती हैं वही देख लेते हैं। डेंगू, रेबीज़, लेप्रोसी, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ट्रैकोमा, लेशमानियासिस। ये जो है ना मेनली ये जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में, डेंगू है, इसमें डेंगू है, रेबीज़ है, लेप्रोसी है, नहीं लिस्मानिया है ये तो। ठीक है, तो 1 और 3 देख लो सबसे पहले तो कि 1 और 3 की स्टेटमेंट में वही होंगी। देखो फर्स्ट एंड थर्ड है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड इन दो में ही है, तो जो याद करना जो स्वाइन फ्लू है वायरल डिजीज़ है, ये कोई ट्रॉपिकल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। तो इसका आंसर हो जाता है सी। और जो सारी जैसे कि लिप्रोसी है इसमें लिख लो, ये रहा लिप्रोसी यार, फाइलेरियासिस हो गया, ये ट्रैकोमा हो गया, लिस्मानिया हो गया, बस ये सारी हो गई, लिप्रोसी भी है। ठीक है, तो आगे स्टेटमेंट आंसर आ गया हमारा, यही होती है नेग्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज़। अभी तो ये न्यूज़ में क्यों नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, क्योंकि अभी यूपी और वेस्ट बंगाल ने काला अजर जो है ना, काला अजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है काला अजर भी, उनको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, उनको अपना टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया, जितना भी उनको वो करना था, रिड्यूस करना था। ठीक है, उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। करेंसी स्वैप के बारे में बताना है। करेंसी स्वैप में क्या होता है, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चलता है, उस डॉलर की बजाय अगर दोनों कंट्री अपनी अपनी करेंसी में लोन को लेती है, मतलब मान ले जापान येन को लेता है और जापान येन को देता है हमें और हम उसको रुपीज़ में देते हैं कुछ, मतलब आपस में जो ट्रेड करते हैं वो इनमें करते हैं, उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। ये क्यों किया जाता है, देखो हैज एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट रिस्क, बिल्कुल सही बात है। डॉलर के उसमें डॉलर के रिस्पेक्ट में अगर हमारी कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो डिग्रेड हो जाती है तो उसको बचाने के लिए, ताकि हम उस येन से हम आपस में वो करते हैं, एक्सपोजर करते हैं उसके एक्सचेंज रेट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो उसके एक्सपोजर में ना रहे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करेंसी। सही बात है, हम स्पेकुलेट करते हैं कि किस डायरेक्शन में कंट्री की जो वो जा रही है, वो गिरने वाली है, घटने वाली है, बढ़ने वाली है, उसका भी पता चल जाता है, इसलिए हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लेते हैं। थर्ड है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन ए फॉरेन करेंसी। ये भी सही बात है, अगर डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हो जाता है अगर हम किसी और करेंसी में करेंसी स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इस चीज़ में सही है। तो करेंसी स्वैप चीज़ इन सब चीज़ों के लिए की जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इन इंडिया द अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किससे रिलेटेड है, तो याद रखना अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम जो ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, 2015 में ये आई थी। मैंने एक दिन और बताया था कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट भी इसी से रिलेटेड है। जीरो डिफेक्ट इसी से रिलेटेड है, सॉरी डिफेक्ट इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई आप सबको। ये आ गई कि ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। सप्लाई ऑफ गुड्स टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सप्लाई ऑफ क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कैटेगरीज है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट, देखो डीम्ड एक्सपोर्ट होते क्या हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें गुड्स जो सप्लाइड होते हैं डू नॉट लीव कंट्री, गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव कंट्री, जो भी हमारे कंट्री में सामान आ गया वो वापस नहीं जाएगा, मतलब इंडिया में यूज़ होगा। ठीक है, और
पेमेंट फॉर सच सप्लाईज, जो ये सप्लाईज होंगे इनकी पेमेंट इज रिसीव्ड आइदर इन इंडियन रुपीज़ और इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, किसी में भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे। सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अगर इंडिया में है, अगर उसमें कोई सामान जा रहा है तो वो इंडिया में यूज़ होगा ना, हम बाहर थोड़ी ना उसको भेजेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड, अगर हमने कोई मशीन बनाई है, ये थोड़ी ना मशीन को हम बाहर भेजेंगे, मशीन को तो इंडिया में यूज़ करने के लिए तो हम मंगाएंगे। थर्ड है सप्लाई टू प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय यूएन एजेंसी। अगर कोई प्रोजेक्ट हमें यूएन हमें दे रहा है तो हम किसी और को क्यों ही वो जो प्रोजेक्ट है वो देंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। फोर्थ है सप्लाई ऑफ गुड्स टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये जो सारे हैं ये डिम्ड एक्सपोर्ट्स हैं। डिम्ड एक्सपोर्ट्स मतलब गुड्स सप्लाइड जो किसी कंट्री में चले जाते हैं, वो कंट्री को लीव नहीं करते, वो वहीं उसको यूज़ किया जाता है उसी कंट्री में। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और हम कितने सारे कंसेप्ट कर चुके हैं, कितने सारे कंसेप्ट, कितने सारे करंट अफेयर्स आ चुके हैं, कितने सारे इंडेक्सेस आ चुके हैं। आज तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भर के थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे क्वेश्चन भर के आए हुए हैं, टर्म्स पे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं कि ये टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हो कि हमारे 250 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कर लेंगे और हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसके साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही बने रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि सिलेक्शन बहुत दूर नहीं, सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा हमारा। तो चलो इसी नोट पे थैंक यू, बाय, गुड नाइट।